नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। तो ये पोयम जॉन डन ने लिखी है और जॉन डन का जो टाइम स्पेन है वो है 1572 से लेकर के 1631 तक। ठीक है, 1572 से 1631 तक। ये पोयम पब्लिश कब हुई है? 1633 में ये पोयम पहली बार पब्लिश हुई है। तो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज ए पोयम बाय जॉन डन, फर्स्ट पब्लिश इन 1633। द पोयम इज ए फैंटास्टिकल टेक ऑन a traditional theme of women's supposedly inevitable infidelity। तो ये जो पोयम है ना, ये महिलाओं की बेवफाई के ऊपर लिखी गई एक काल्पनिक पोयम है। ठीक है, द पोम इज अ लाइट प्लेफुल सॉन्ग इन विच द पोइट एक्सप्रेसेस हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमेनकाइंड and asserts somewhat sarcastically that it is as impossible to find a faithful woman as to catch a falling star। ये जो पोयम है ना, ये एक चंचल सा गीत है, हल्का फुल्का गीत है, जिसमें कवि महिलाओं के प्रति अपने अविश्वास को व्यक्त करता है और कुछ हद तक व्यंग भी करता है कि एक वफादार महिला को पाना उतना ही असंभव है जितना कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ना। तो द इल्यूसिव फॉलिंग स्टार, इल्यूसिव क्या होता है? इल्यूसिव का मतलब होता है मायावी या चमत्कारिक। तो ये जो गिरता हुआ सितारा है ना, टूटता हुआ सितारा, that is sought after in the poem signifies women, especially women of the virtuous and fair kind। इसमें जो पोइट है ना, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि टूटते हुए तारे को पकड़ना जितना असंभव है ना, उतना ही असंभव है वर्चुअस और फेयर काइंड, मतलब गुणी और निष्पक्ष ईमानदार किस्म की महिलाओं को ढूंढ पाना उतना ही असंभव है जितना कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ पाना। ठीक है, तो ये आपका पोयम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाता है ना। इसके बाद हम शुरू करते हैं पोयम को। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। देखिए, पहला स्टेंजा और इसमें 9 लाइन्स हैं। अब आप ये दो दो छोटे छोटे वर्ड की है ना, इनको आप ये नहीं सोचेंगे कि ये लाइन्स नहीं है, ये भी 2 लाइन्स कंसीडर की जा रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स हैं टोटल। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेंजा के अंदर कुछ इम्पॉसिबल चीजें बताई गई हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट स्टेंजा में कितनी इम्पॉसिबल चीजें बताई गई हैं? तो 7 इम्पॉसिबल चीजें बताई गई हैं। ठीक है, 7 इम्पॉसिबल थिंग्स बताई गई हैं फर्स्ट स्टेंजा में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे थे कौन कौन सी 7 है, तो अभी हम पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए सितारे को पकड़ो, पहली इम्पॉसिबल चीज। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक क्या है? मैंड्रेक एक पौधा है। तो पोइट कह रहे हैं कि गेट विद चाइल्ड, एक बच्चा पैदा करो, एक बच्चा लेके आओ। विद अ मैंड्रेक रूट, किससे? मैंड्रेक का जो पौधा है उसकी जड़ में से। मतलब एक ऐसा बच्चा लेके आओ जिसका जो चेहरा है वो किसका हो? इंसान का हो। और वो बच्चा किसका होना चाहिए? वो मैंड्रेक पेड़ जो है उसका बच्चा होना चाहिए। मतलब ये एक तरह का ब्लैक मैजिक को करने की कमांड दे रहा है। एक ब्लैक मैजिक विद ए प्लांट है ना, एक प्लांट के पास में, मैंड्रेक जो प्लांट है उसके पास में। एक तरह से ये एक बॉडी हॉरर नाइट मेयर है, एक डरावना एक सपना सा है ये। तो ये दूसरा इम्पॉसिबल चीज है कि एक ऐसा बच्चा लेके आओ जिसकी शक्ल कैसी हो? मानव के जैसी हो। और वो बच्चा किसका बना हुआ हो? मैंड्रेक रूट का, यानी कि मैंड्रेक पौधे की जड़ का एक बालक हो। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। मुझे बताओ कि कहां पर गए वो सारे पुराने बीते हुए साल। वेयर पास्ट ऑल पास्ट ईयर्स आर, ये भी तीसरा इम्पॉसिबल टास्क है कि टेल मी, मुझे बताओ, वेयर कहाँ गए, ऑल पास्ट ईयर्स आर, वो पुराने बीते हुए साल कहाँ चले गए, वो पुराना बीता हुआ समय कहाँ चला गया। अब कौन बता सकता है इस बात को? भाई, बीते हुए समय की गणना कर पाना कितना नामुमकिन है। ठीक है, और हु क्रेफ्ट द डेविल्स फुट, और किसने क्रेफ्ट किया? क्रेफ्ट का मतलब होता है चीरा लगाना। ठीक है, किसने चीरा लगाया है? किसमें? डेविल्स के फुट में, मतलब शैतान के पैरों के बीच में किसने चीरा लगा दिया? किसने शैतान के पैरों को काट दिया है? टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग। मुझे सिखाओ कि मरमेड जो हैं, जो जल परियां हैं, उनका गाना कैसे सुना जाए, मुझे इस बात को सिखाओ। अब जल परियां देखिए वास्तव में तो होती नहीं है। अब वास्तव में जल परियां ही नहीं होती तो उनका गाना कैसे सुना जा सकता है? ये तो एक काल्पनिकता है केवल। तो पांचवा इम्पॉसिबल टास्क है कि मुझे ये सिखाओ कि मरमेड का गाना कैसे सुना जा सकता है।
और टू कीप ऑफ, और कैसे बचा जा सकता है, कैसे दूर रहा जा सकता है, एनवीज स्टिंजिंग। एनवी मतलब ईर्ष्या, और स्टिंजिंग मतलब डंक। तो मतलब एक इंसान कैसे ईर्ष्या के डंक से बच सकता है, मतलब ये कैसे संभव है कि इंसान ईर्ष्या ना करे, क्योंकि इस संसार में ये बात बिल्कुल असंभव है कि मानव के अंदर ईर्ष्या ना हो। किसी ना किसी इंसान से तो व्यक्ति को ईर्ष्या होती ही है। अमीर से अमीर व्यक्ति को भी किसी ना किसी से ईर्ष्या होगी, और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी किसी ना किसी से ईर्ष्या होगी ही। तो ये छठा इम्पॉसिबल टास्क है कि मुझे सिखाओ, क्या सिखाओ, कि एनवी के स्टिंजिंग से कैसे दूर रहा जाए, ईर्ष्या के डंक से कैसे दूर रह सकते हैं। एंड फाइंड, और खोज करो, वॉट विंड, विंड से मतलब हवा। अब हवा से यहाँ से मतलब क्या है, हवा से यहाँ का मतलब है सरकमस्टेंसेज, मतलब कौन सी परिस्थितियां, सरकमस्टेंसेज, कि कौन सी वो परिस्थितियां हैं। सर्च टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, जो कि एक ईमानदार मस्तिष्क को, एक ऑनेस्ट माइंड को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। एडवांस मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक ईमानदार दिमाग को, अब ईमानदार दिमाग से मतलब दिमाग जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, पूरे ह्यूमन बींग के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, सिनिक डकी, SYNCHODCHE, सिनिक डकी, ठीक है। सिनिक डकी मतलब जब पार्ट एक होल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कहता है कि एक ऐसा दिमाग ढूंढ के जाओ, एक ऐसी परिस्थितियां, कौन सी वो परिस्थितियां हैं उनको ढूंढो जो कि एक ईमानदार मस्तिष्क को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। मतलब कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से ईमानदार है, वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कहीं ना कहीं उसे बेईमानी करनी ही पड़ेगी। वो एक बेहतरीन जीवन जिसकी आम आदमी कल्पना करता है वो नहीं जी सकता। हो सकता है वो सुख शांति से जी ले, लेकिन वो एक आगे बढ़ने की जो प्रगति है उसको तेज नहीं कर सकता है। उसकी गति कैसी होगी, सतत होगी लेकिन धीमी होगी। वो है ना, गो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो कछुए वाली स्थिति हो जाएगी उसकी। हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन वो हमेशा धीरे धीरे चलता रहेगा, वो एडवांस नहीं हो पाएगा, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं जो पहले स्टेंजा में आपको बताए गए हैं, कि टूटते हुए सितारे को पकड़ना, एक ऐसा बच्चा लाना जिस जो कि जिसकी शक्ल कैसी हो, मैंड्रेक पेड़ के जड़ जैसी, मतलब मैंड्रेक पेड़ की एक ऐसी रूट लेके आओ, एक ऐसी जड़ लेके आओ जिसकी शक्ल एक बच्चे जैसी हो। तीसरा है गुजरे हुए समय को पकड़ना या पता लगाना। चौथा है डेविल के पैर में चीरा लगाना। पांचवा है मरमेड का गाना सुनना। छठा है ईर्ष्या से बचे रहना। और सातवां है एक ऐसा ईमानदार दिमाग जो कि ईमानदारी से आगे बढ़ा हो। ठीक है, ये आपका पहला स्टेंजा होता है पूरा। इसके बाद आता है, इफ दाउ बीएस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स। इफ दाउ, अगर तुम, बीएस्ट बोर्न, पैदा हुए हो, टू स्ट्रेंज साइट्स, विचित्र दृश्यों के लिए, इन थिंग्स इनविजिबल टू सी, उन चीजों को देख पाने में समर्थ हो जो कि इनविजिबल है। मतलब इफ यू हैव द क्वालिटी टू सी द स्ट्रेंज एंड इनविजिबल थिंग्स, इफ यू आर बोर्न विद दोज क्वालिटीज, अगर तुम उन क्वालिटीज के साथ पैदा हुए हो जिनमें तुम अजीब सी चीजों को, स्ट्रेंज साइट्स को देख सकते हो, तुम ऐसी चीजों को देख सकते हो जो कि देखने में इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, अगर तुम उन क्वालिटीज के साथ पैदा हुए हो, तो राइड 10,000 डेज एंड नाइट, तो 10,000 दिन और रात के लिए राइड करो, मतलब एक सफर पर निकलो। कब, कितने समय के लिए, 10,000 दिन और रात के लिए एक सफर पर निकलो, राइड करो। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक कि तुम्हारे सर के ऊपर जो बाल हैं वो कैसे हो जाएं, स्नो वाइट ना हो जाएं, एकदम बर्फ की तरह सफेद ना हो जाएं, मतलब तुम बूढ़े ना हो जाओ। तो वो कहता है पोइट कि देन गो ऑन ए 10,000 डेज एंड नाइट्स जर्नी टिल योर हेयर टर्न्ड आइस वाइट, जब तक तुम्हारे जो बाल हैं वो बर्फ की तरह एकदम सफेद ना हो जाए, तब तक के लिए तुम एक राइड पर निकलो। राइड कितने दिनों की है, 10,000 डेज एंड नाइट्स की। दाओ, और तुम, वेन दाओ रिटर्न्स, जब तुम लौटोगे, विल टेल मी, तुम मुझे बताओगे, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, वो सारे अजीब आश्चर्य जो तुम्हारे साथ हुए, दैट बिफेल मतलब दैट हैपेंड विद यू, तो वो सारे अजीब आश्चर्य वो तुम सब मुझे बताना जो तुम्हारे साथ हुए हैं। एंड स्वेर, और कसम खाकर कहना, नो वेयर,
कि कहीं भी नहीं लिव्स अ वुमेन, एक ऐसी वुमेन रहती है जो कि क्या हो, ट्रू एंड फेयर हो। मतलब 10,000 दिन और रात की यात्रा के बाद जब तुम लौटोगे, तुम्हारे बाल एकदम बर्फ की तरह सफेद हो चुके होंगे, तो तुम वो सारी चीजें मेरे साथ बताओगे जो तुम्हारे साथ हुई हैं, लेकिन तुम कसम खाकर इस बात को कहोगे कि एक ऐसी औरत कहीं भी नहीं मिली जो कि कैसी हो, सच्ची और ईमानदार हो, प्लस में कैसी हो, खूबसूरत भी हो। मतलब एक औरत जो कि सच्ची है और जो कि खूबसूरत है, ऐसी औरत मिलना नामुमकिन है। तुम मुझे आके बताओगे इस बात को? मतलब इसका सेंस क्या है कि एक औरत जो खूबसूरत ना हो वो तो सच्ची हो सकती है, लेकिन खूबसूरत औरत का सच्चा होना पोइट की नजरों में नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये वाला स्टेंजा होता है पूरा। इफ दाउ फाइंड्स वन, अगर तुम्हें एक ऐसी औरत मिल भी जाए। अब जो पॉइंट है ना, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चला गया है, काल्पनिकता में चला गया है, कि मानो भाई, फर्ज करो, ऐसी कल्पना कर लेते हैं हम कि तुमको एक ऐसी औरत मिल भी गई। कैसी औरत? जो कि सच्ची भी हो और बहुत सुंदर भी हो। इफ दाओ, अगर तुम्हें फाइंड्स वन, एक ऐसी औरत मिल जाए, लेट मी नो, तो मुझे बताना, सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, तो उस औरत से मिलना कैसा होगा? उस औरत से मिलना एक तीर्थ यात्रा जैसा होगा। और वो तीर्थ यात्रा कैसी होगी? स्वीट होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत ही शानदार होगी। अगर तुम्हें एक ऐसी औरत मिल जाए तो मुझे बताना, उस औरत से मिलने की जो तीर्थ यात्रा है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत होगी। तो इन दो लाइंस में जो पोइट है ना, वो इस चीज को कह रहा है कि इफ लिसनर फाउंड दिस हाइपोथेटिकल वुमन ना, ही वुड वांट टू मेक अ पिलग्रिमेज टू सी हर, कि अगर जो श्रोता है उसको इस हाइपोथेटिकल वुमन, इस काल्पनिक औरत का पता लग भी जाता है ना, तो जो पोइट है वो उसको देखने के लिए एक तीर्थ यात्रा करने को भी तैयार है, क्योंकि एक सच्ची और साथ ही साथ बहुत सुंदर औरत से मिलना एक तीर्थ यात्रा जैसा ही होगा। अब इन दो लाइन तक तो इसका विचार ऐसा है, अब आपके सामने है। लेकिन अब इन दो लाइन के बाद ये अचानक से अपना विचार जो है वो बदलता है। ये कहता है कि येट डू नॉट, फिर भी नहीं। इन दो लाइन तक तो ये कह रहा है कि हाँ भाई मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए, तीर्थ यात्रा करूंगा। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि येट डू नॉट, फिर भी नहीं, आई वुड नॉट गो, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर, यद्यपि अगले दरवाजे पर ही, मतलब मेरे पड़ोस में ही, वी माइट मीट, हम मिल जाएं। यद्यपि हो सकता है कि हम अगले दरवाजे पर ही या अपने पड़ोस में ही मिल जाएं। दो शी वर ट्रू, हो सकता है कि वो कैसी हो, ईमानदार हो। वेन यू मेट हर, जब तुम उससे मिले हो। एंड लास्ट, और ईमानदार रहे भी, टिल यू राइट योर लेटर, जब तक तुम तुम्हारा पत्र नहीं लिख देते। यट शी, फिर भी वो औरत, विल बी, हो जाएगी, फॉल्स, मतलब झूठी या बेईमान या बेवफा हो जाएगी। बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले। टू, टू और थ्री, दो या तीन प्रेमियों के साथ, दो या तीन लवर्स के साथ। यहाँ पर जो अब इसका है ना एक छोटा सा आप डिस्क्रिप्शन समझेंगे कि इन दो लाइंस के बाद में जो पोइट है ना, वो कह रहा है कि भाई मैं ऐसी औरत को देखने नहीं जाऊंगा। शुरू की दो लाइन में तो कह रहा है कि वो तीर्थ यात्रा जैसा होगा उस औरत से मिलना, लेकिन उनके बाद कह रहा है कि मैं अपने काल्पनिक विचारधारा से वापस आ गया हूं, मैं उस औरत से मिलने नहीं जाऊंगा। हो सकता है वो औरत मेरे को अगले दरवाजे पे मिल जाए, पड़ोस में भी मिल जाए, फिर भी मैं उस औरत से मिलने के लिए कोई भी परेशानी नहीं उठाऊंगा, भले ही वो मेरे पड़ोस में ही रहती हो। यद्यपि वो ईमानदार हो, कहाँ पे, ट्रू हो, जब तुम उससे मिले हो। मतलब जब तुम अपनी यात्रा के अंदर उस महिला से मिले होगे ना, जो कि ईमानदार थी और सुंदर भी थी, एंड लास्ट, और ईमानदार रहे भी, जब तक तुम उसको एक लेटर नहीं लिख देते, फिर भी वो बेईमान हो जाएगी। बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले। टू, टू और थ्री, यहाँ पे जो टू और थ्री है ना, ये दो और तीन प्रेमियों के लिए डिनोट किया गया है। तो इस पूरे पार्ट में वो कह रहा है कि इवन if this hypothetical lady were faithful, when you met her, he says, she would have cheated on two or three lovers before I had even reached her. यहाँ पर पोइट फिर से अपनी बात पर आ जाता है कि वही बात है कि एक ईमानदार औरत हो सकता है तुमको किसी समय में मिल गई हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि एक ऐसी औरत को ढूंढा जा सके जो कि कैसी हो, ईमानदार भी हो और सुंदर भी हो। अब ये तो देखिए पोइट के अपने खुद के विचार हैं, अपने मन से उसने लिखा है, जो भी उसको समझ में आया है। हो सकता है उसको प्यार में धोखा मिल गया हो या उसका कट गया हो, जो भी है मतलब। लेकिन अपन तो बस पोयम पढ़ रहे हैं, अपने मेरे और आपके पर्सनल विचार तो इसमें है नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपकी ये जो पोयम है ये होती है खत्म। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।